Welcome to Ajuera. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुएरा। आज हम एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 8 से साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का टाइटल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट जैसे माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है। हम उनके बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हमारे डेली रूटीन लाइफ में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और किस तरह से कई जगह पर वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं और कई जगह पर वो हार्मफुल होते हैं। चलिए हम इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा और डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर में किस तरह से ये 3 कैटेगरी दिखाई गई है: नेकेड आई, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेकेड आई की रेंज 1 मीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है, यानी हम 1 मीटर से लेके मिनिमम 100 माइक्रोमीटर एक जैसे छोटे सब्सटेंस को या किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या-क्या लाई करता है आप देख सकते हैं: ह्यूमन, एडल्ट फीमेल, ऑस्ट्रिच एग, चिकन एग, फ्रॉग एग एंड ह्यूमन एग। लेकिन अगर हमें इससे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें लाइट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम ऐसे नीचे चलते जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बैक्टीरिया, यहाँ से माइक्रोब्स की रेंज स्टार्ट होती है और ये फ्लू वायरस, ये भी माइक्रोब्स के अंदर आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बैक्टीरिया से लेके फ्लू वायरस। तो करीबन आप ये मान सकते हैं कि ये जो रेंज होती है, इस रेंज में कहीं ना कहीं हमारे सारे माइक्रोब्स लाई करते हैं। अगर आप इससे भी नीचे जाते हैं, इससे नीचे भी आपको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, लिपिड और फिर आप मॉलिक्यूल और एटम्स तक भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये बैक्टीरिया, ये माइक्रोब्स, ये फंगस, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। फर्स्ट, ये वाटर में पाए जाते हैं, मीट पर पाए जाते हैं, फूड पर पाए जाते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कहाँ नहीं पाए जाते। ये एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट जैसे अंटार्कटिका में भी मिलते हैं, ये एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट सहारा डेजर्ट में भी मिलते हैं, ये एक्सट्रीम सलाइन एनवायरनमेंट जैसे समुद्र के अंदर, सी के अंदर जो बहुत सारा नमक होता है जिसके से वाटर साल्टी हो जाता है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में सलाइनिटी बोलते हैं, तो ये हाइपर सलाइनिटी में भी मिलते हैं। ये बहुत कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो आप इनको कह सकते हैं कि दे आर द कॉस्मोपॉलिटन, मतलब सर्वव्यापी, जो हर जगह पाए जाते हैं। क्रोप्स को उनके शेप, उनके साइज और उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कई अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है वायरस। वायरस कभी भी अलोन नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते, इनको किसी ना किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। तो जैसे ये अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंट्री लेते हैं तो ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ खुद के डीएनए को इंटीग्रेट कर लेते हैं और इंटीग्रेट करने के बाद अपने जो डीएनए होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन से वायरल प्रोटीन या टॉक्सिक प्रोटीन बनाते हैं और होस्ट को बीमार कर देते हैं, यानी कोई ना कोई इसको डिजीज़ कॉज करवा देते हैं। सेकंड है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मोस्टली एनिमल को या फिर ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, ये 2 बीमारियां बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉज की जाती हैं। थर्ड आप देख सकते हैं फंगाई, कई जगह पर इसको फंगी या फंजाई भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा बरसात के समय में मशरूम, मशरूम इसी का एक एग्जाम्पल है। बट ऐसे बट आप अब ये सोच रहे होंगे मशरूम का साइज़ तो अच्छा खासा बड़ा होता है और हम देख सकते हैं, लेकिन ये मशरूम का जो साइज़ होता है, ये छोटे-छोटे फंगस की ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी होती है, ये एक नहीं होता। तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ कॉलोनी मिल करके एक मशरूम बनाते हैं। और फोर्थ आप देख सकते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी मोस्टली आप देखेंगे तो ह्यूमन को इफेक्ट करता है। इसके एग्जांपल हैं जैसे डिसेंट्री और मलेरिया, ये 2 बीमारियां जो हैं वो प्रोटोजोआ से ही होती है। फोर्थ आप देख सकते हैं एल्गी। एल्गी आपने देखा होगा जब कहीं पर पानी बहुत टाइम तक खड़ा रहता है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की एक परत जम जाती है, या फिर घर में भी, या फिर कहीं पर नमी होती है, या कहीं पे थोड़ा मडी एरिया या कीचड़ टाइप एरिया होता है तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा एक लेयर ग्रीन कलर की बनती है जिसे काई भी बोलते हैं, तो वो एल्गी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेस पे कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आता है यहाँ पर स्फीयर शेप, मतलब गोल शेप।
अब गोल शेप में आप देखेंगे कुछ गोल शेप वाले बैक्टीरिया यानी कोकस बैक्टीरिया होते हैं जो कि झुंड में रहते हैं। इरेगुलर शेप मतलब झुंड में रहते हैं, गोल होते हैं लेकिन बहुत सारे एक साथ मिलके रहते हैं, तो उनको स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। उनके एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सेकंड, अगर ये लीनियर शेप में रहें, एक के बाद एक ये लाइन बनाते हुए रहें, तो इनके आगे स्टेप्टो वर्ड जुड़ जाता है, तो स्टेप्टोकोकस बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है स्टेप्टोकोकस पायोजीन्स। थर्ड, अगर ये दो दो मिल करके रहें, दो दो के झुंड में, तो इनको डिप मतलब दो, डिप्लोकोकस। तो इसका एग्जाम्पल है निसेरिया गोनोरिया। तो यहाँ पे आप इसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू देख सकते हैं, ये रियल माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो मतलब इसको आप जूम करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इसमें स्टेफाइलो शेप और स्टेप्टो शेप और डिप्लो शेप, आपको सब की सब शेप इसके अंदर मिलेगी। नेक्स्ट कैटेगरी आती है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं इनको बोलते हैं बेसिलाई। तो इसमें फर्स्ट आप देख सकते हैं बेसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जब ये अलग अलग रहते हैं तो इनको सिर्फ बेसिलस ही बोलते हैं। लेकिन वही आप सेम देखेंगे स्ट्रेप्टो, सेम स्ट्रेप्टो वर्ड यहाँ पे भी जुड़ जाएगा जब ये एक लाइन बनाते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल है बेसिलस एंथ्रासिस। थर्ड आप देखेंगे कोको बेसिलाई। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये कोको भी है और बेसिलाई भी है, यानी थोड़े थोड़े गोल भी है और थोड़े थोड़े बेसलेस यानी रोड शेप में भी है। इसका एग्जाम्पल है रेयर्सिना पेस्टिस। तो इसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रोड शेप छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं। हाँ, और एक और चीज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका एक कलर है, ये कलर इनका अपना खुद का कलर नहीं है। जब इनको देखा जाता है इनको डाई किया जाता है, डाई की वजह से माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखाई देते हैं। थर्ड आते हैं स्पायरल शेप्ड, जिनको स्पायरोचीट्स बोलते हैं। ये स्पायरल जैसे आप देखेंगे वो स्प्रिंग की तरह में जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो ये वही शेप है। तो इसमें विब्रियो कॉलरा, जो कॉलरा काज करता है उस बैक्टीरिया की शेप ऐसी होती है। स्पायरिला हेलियोबैक्टर पाइलोरी, जो कि एक स्टमक कैंसर कॉज करता है, उसकी शेप भी कुछ कुछ ऐसी होती है। और थर्ड आप देख सकते हैं स्पायरोचीट्स, इसका एग्जाम्पल है ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो इनका माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देख सकते हैं। ये आप अगर ध्यान से देखेंगे आपको मिलेगा कि छोटे छोटे से स्पाइरल शेप आप देख पाएंगे यहाँ पे बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है एल्गी। एल्गी का एक एग्जांपल जो कि मैंने आपकी बुक से ही एग्जांपल लिए हैं, तो आप देख सकते हैं पहला एग्जांपल है कैलामाइडोमोनस। तो कैलामाइडोमोनस आप देख सकते हैं कि इसका फ्लैजलम होता है, यही फ्लैजलम है जो आगे चल के इवोल्यूशन के दौरान में लिम्ब बन जाता है, यानी हाथ या पैर बन जाते हैं। यही फ्लैजलम, पहले फ्लैजलम होते हैं, फिर ये सूडोपोडिया बनते हैं, फिर ये पोडिया बन जाते हैं। तो ये वैक्यूल आप देख सकते हो, वैक्यूल थोड़ा स्टोर खाने को स्टोर करने के लिए एक ऑर्गेनेली होती है इनके अंदर। तो ये गोल्जी एपेरेटस न्यूक्लियस, ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में सब डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसका एक ओरिजिनल शेप आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, ये स्मॉल स्मॉल आप देख सकते हैं, यही चीज़ है। यहाँ पे एक दिखाया गया है, यहाँ पे ये बहुत सारे हैं। सेकंड आता है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा राउंड शेप था, ओवल शेप था, बट ये झुंड में रहते हैं, ये अकेले अकेले रहते हैं। और ये आप देखेंगे एक दूसरे के साथ ये थोड़े से स्टिक होके रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल, इसी को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देख सकते हैं कैसे कि ये माइक्रोस्कोप व्यू में दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के लिए आपकी बुक में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट है अमीबा। अमीबा आप देख सकते हैं, अमीबा का कोई भी एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ये टोटल इरेगुलर शेप होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सूडोपोडिया, सूडो मीन्स नकली, पोडिया मीन्स पैर। तो ये अपने सूडोपोडिया के जरिए ये सूडोपोडिया को आगे की तरफ लेता है, ऐसे लेके जाता है और इसको आगे की तरफ स्टेबल बना करके अपनी पिछली बॉडी को खींच लेता है। तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोटोजोआ की स्टेज पे आते आते थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हमें दिखाई देने लग जाती है, जबकि वायरस और बैक्टीरिया वो बहुत ना के बराबर मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका एक माइक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल। तो कैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने सूडोपोडिया के जरिए
जो इसका जो ये खाना है, जो कि इसका फूड है, किस तरह से इसने इसको ग्रैब कर लिया है, चारों तरफ से इसको करके इसको इनगल्फ कर लेता है, निगल जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूडोपोडिया था अमीबा में, लेकिन पैरामीशियम में सीलिया है। ये छोटे-छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट थोड़े से कर पाते हैं। और पैरामीशियम में आप देख सकते हैं मोस्टली सेल्स में या किसी ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये सब यूनिसेलुलर है, तो सब में एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन पैरामीशियम एक ऐसा एक उदाहरण है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस। तो इनके अंदर जो वाटर लाइक स्ट्रक्चर इसमें और उसमें जो होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये इसका आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देख सकते हैं। तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पिक्चर लगाए हैं। नेक्स्ट है हमारा फंजाई। फंजाई के 2 एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक से लिए हैं, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। ये फंजाई आप देखेंगे तो कुछ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी धीरे-धीरे इवोल्यूशन में यही फंजाई है जो आगे चल के धीरे-धीरे इवोल्यूट होकर प्लांट में कन्वर्ट हो गए हैं। यानी आप कह सकते हैं प्लांट इन्हीं से निकले हैं इवोल्यूट होकर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोनिडियोस्पोर्स। इस कोनिडियोस्पोर्स में ये आप ग्रीन कलर और इधर ये रेड कलर, ब्राउन कलर आप देख सकते हैं, यही इसके अंदर जर्म प्लाज्म होता है। अगर ये ज़मीन पर गिरते हैं और उनको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, करेक्ट एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये फिर से इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आप ये पेनिसिलियम का माइक्रोस्कोपिक व्यू देख सकते हैं और इधर एस्परजिलस का भी आप माइक्रोस्कोपिक व्यू दे सकते हैं। लास्ट हमारी माइक्रोबियल क्लास आती है वायरस। वायरस में आप ये वेरियस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी, इबोला, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज इज स्पेशली फॉर बैक्टीरिया, पेपिलोमा वायरस, रोटावायरस एंड हेप्स वायरस। तो इनका शेप थोड़ा-थोड़ा आपसे देखने बाहर से देखने पे इनका शेप थोड़ा-थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग-अलग होता है, लेकिन इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जैसे आप एक ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे RNA होता है और इसके बाहर ये जो आप देख सकते हैं स्मॉल टेंटिकल निकले होते हैं, ये छोटे-छोटे, ये सब के सब जो होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं, एक रिसेप्टर टाइप होते हैं। जब ये अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंट्री लेते हैं, तो इसी की वजह से ये होस्ट सेल में एंट्री लेते हैं, घुस करके होस्ट सेल के अंदर, और जो अपना जो RNA है, इस RNA को होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्स कर देते हैं, और साथ में जब होस्ट की सेल डिवाइड होती है तो इनका भी मटेरियल ये RNA ये भी डिवाइड होना शुरू होता है, और इस तरह ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। और फिर इसी RNA से जो आगे प्रोटीन बनता है, तो वो एक टॉक्सिक प्रोटीन होता है बॉडी में, जिसकी वजह से डिजीज हो जाती है। अब तक हमने जाना कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स के कितनी क्लासेज होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि माइक्रोब्स का हमारे डेली लाइफ में क्या एडवांटेज है, वो डेली लाइफ में किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं ब्रेड। ब्रेड के जो आटा होता है, व्हीट होता है, व्हीट के आटे को हल्का सा फर्मेंट करके ब्रेड बनाया जाता है। ऐसे ही केक, और ऐसे ही जो माइक्रोब्स होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करके उसको कंपोस्ट, एक खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये अब आप सभी ने देखा होगा, मिल्क से कर्ड बनाया जाता है। मिल्क जो कि हमें स्वीट लगता है लैक्टोज की वजह से, और कर्ड हमें खट्टी लगती है लैक्टिक एसिड की वजह से। तो मिल्क के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें थोड़ा सा जो हम कहते हैं हल्की सी दही यानी खट्टा इनोकुलम डाल देते हैं। उस इनोकुलम के अंदर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। अल्कोहल काफ़ी पुराने टाइम से अल्कोहल को माइक्रोब्स की मदद से बनाया गया है। स्पेशली इसके लिए आप देखेंगे तो इसमें ईस्ट, ज़्यादातर ईस्ट यूज होती है। ईस्ट क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंटेशन करके उसको फर्मेंट करके अच्छे से उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। ये आप देख सकते हैं ईस्ट का स्ट्रक्चर। और माइक्रोब्स सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये आप प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट के अंदर जो कि हम इस प्रोसेस को हम लास्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो ये एक लेग्यूम्स का प्लांट है, यानी दालों का। इसकी जड़ में आप देख सकते हैं रूट में छोटे-छोटे नोड्यूल्स हैं, छोटी-छोटी गाँठें हैं। जब इस गाँठों को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको छोटे-छोटे बैक्टीरिया मिलेंगे। ये बैक्टीरिया करते क्या हैं? ये बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से सारी नाइट्रोजन लेंगे, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट करके उसको प्लांट को
उसको इस तरह से बना देंगे कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाए इजीली। इन माइक्रोब्स को हम कहते हैं राइजोबियम। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। ये टेबल आप देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट है क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो कि सपोर्ट करता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, और सेकेंड आप ये 3 एंटीबायोटिक देख सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हमें जब किसी तरह का इन्फेक्शंस होता है पैथोजन से तो तब ये इशू की जाती है डॉक्टर के ज़रिए। और ये थर्ड है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, ये एक साइंटिफिक नेम है ईस्ट का। ईस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह भी यूज किया जाता है। एक है मोनास्कस परप्यूरियस, ये स्टैटिन्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। स्टैटिन्स के अंदर वैरायटी ऑफ ड्रग्स आते हैं जो कि फंगस का ही एक्सक्रीशन है, तो उसमें एक एग्जांपल ये है मोनास्कस परप्यूरियस जो कि कोलेस्ट्रॉल को लो रखने में हेल्प करती है। सेकेंड है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करती है। जब एक ह्यूमन का कोई भी ऑर्गन दूसरे ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसमें रिजेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। उस समय ये ड्रग दी जाती है ताकि एक ह्यूमन जब दूसरे ह्यूमन की किडनी को लेता है ऑपरेशन के ज़रिए तो वो उसको रिजेक्ट ना करे। सिक्स्थ है क्लोस्ट्रीडिया जो कि कैंसर थेरेपी में हेल्प करता है। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पिक्चर है 1929। ये फर्स्ट टाइम थे जिन्होंने एंटीबायोटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो इन्होंने पेनिसिलियम नोटाटम से पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। नेक्स्ट है वैक्सीन। ये लाइनें आप देख सकते हैं, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेडर्स। जब भी कोई डिजीज कॉज करने वाला माइक्रोब हमारी बॉडी में घुसता है या एंटर लेता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। और ये एंटीबॉडी जो बनती है इसकी लाइफ टाइम मेमोरी होती है। अगर 5 इयर्स की एज में आपको कोई बीमारी होती है और आप ठीक हो जाते हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडी बन चुकी है। अब अगर आप 70 इयर्स के भी हो जाएंगे तब भी वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में रहेगी और फिर से अगर वो सेम ऑर्गेनिज्म सेम माइक्रोब्स एंटर करता है तो फिर से वो उससे लड़ने के लिए रेडी रहती है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। तो इस लाइन का मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि अगर एक मरा हुआ बैक्टीरिया या कमज़ोर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स आपकी बॉडी में डाल दिया जाए तो बॉडी उससे लड़ती है और उस बैक्टीरिया को मार देती है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है, मैं आपको थोड़ा सा पिक्चोरियल डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज ये एक ह्यूमन है, ह्यूमन पे किसी माइक्रोब्स का अटैक होता है यानी इन्फेक्शन होता है। जब ये इन्फेक्शन होता है बारी बारी से बैक्टीरिया या माइक्रोब किसी तरह के पैथोजेंस जो बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को इम्यून सिस्टम को एक मैसेज जाता है कि कोई बाहर से कोई इन्वेडर कोई अटैकर एंटर हुआ है और उसके लिए हमको डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करना है। तो इस चीज़ को बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट्स। और जैसे इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तभी एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आप समझिए, सपोज ये पैथोजन है, बॉडी में एंटर हो चुका है। जैसे ही पैथोजन एंटर हुआ बॉडी को मैसेज गया, बॉडी को मैसेज जाता ही बॉडी ने डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया। अब ये बहुत सारी एंटीबॉडी बन चुकी है। अब एंटीबॉडी ने पैथोजन को किल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ तक ये सिंपल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है, सपोज एक बॉडी में पैथोजन एंटर हो गया और ये पैथोजन एंटर होने के बाद एंटीबॉडी को सपोज 2 दिन के अंदर बन जाना चाहिए, लेकिन उसने ज़्यादा टाइम लगा दिया क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स वीक है। आपकी बॉडी को इस पैथोजन की एंट्री के बाद मैसेज नहीं मिला कि कोई अंदर एंटर हो चुका है। अगर वो मैसेज लेट मिलता है तो इसको बोलते हैं कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत वीक है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक है और आपकी एंटीबॉडी बनने में 10-15 दिन लग गए और तब तक वो ह्यूमन डेड हो गया या उसको कुछ वाइटल ऑर्गन कुछ डैमेज हो गया, कोई सीवियर कंडीशन में चला गया। तो उसके लिए हमें चाहिए कि एंटीबॉडी फास्ट बने या फिर पहले से हो। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज मैंने इस पैथोजन को लिया और इस पैथोजन के ऊपर से मैंने सिर्फ ये जो आप ये स्ट्रक्चर दे सकते हैं, टेंटिकल, ये स्मॉल हेयर टाइप स्ट्रक्चर है, मैंने सिर्फ ये लिए। मैंने सिर्फ ये क्यों लिए? क्योंकि एंटीबॉडी जो होती है वो सिर्फ ऊपर के स्ट्रक्चर को पहचानती है, अंदर के बैक्टीरिया या पैथोजन को नहीं।
और अगर मैं इस ऊपर के टेंटिकल को एक सपोज इसको बोलते हैं एंटीजन, और इसको मैं अगर एक सिरिंज में डाल करके एक ह्यूमन के अंदर डाल दूं, ह्यूमन के डिफेंस सिस्टम को ऐसा लगेगा कि बैक्टीरिया आया है, यानी पैथोजन आया है, कि कोई लड़ने के लिए आया है, कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, बट एक्चुअल में कोई नहीं आया है। सिर्फ बॉडी को एक फेक मैसेज दिया जाता है, और उस फेक मैसेज के टाइम में बॉडी इसको रियल समझ के इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करके बहुत सारी एंटीबॉडी बना देती है। अब इस एंटीबॉडी को बनने में अगर 1 मंथ या 2 मंथ भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर रियल कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। ये इजीली टाइम लेके अच्छी तरह से एंटीबॉडी बना सकता है, और जब रियल में कभी कोई बैक्टीरिया आएगा या पैथोजन आएगा तो ऑलरेडी एंटीबॉडी वहाँ पर रेडी मिलेंगी। ये तस्वीर है एडवर्ड जेनर की, जिन्होंने पहली बार स्मॉल पॉक्स 1798 में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डिस्कवर किया था। तो हमने अब तक ये जाना कि किस तरह से माइक्रोब्स हमारे डेली लाइफ में यूजफुल हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं, ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए और प्लांट के लिए। तो पहला है ह्यूमन। तो कैसे आप ये देख सकते हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में किस तरह से माइक्रोब्स ट्रैवल करते हैं। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए यानी टच करने से आ सकते हैं, एयर के ज़रिए सपोज स्नीजिंग से, ये इसको जब एक इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज आउट करता है तो वो नाक के ज़रिए वो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स एयर में चले जाते हैं, तो एयर के ज़रिए, या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है, जो कि कोविड के टाइम में हमने बहुत देखा कि सपोज एक इन्फेक्टेड पर्सन किसी टेबल को या दरवाजे को या गाड़ी को टच करता है तो हेल्दी पर्सन वहाँ से उस इन्फेक्शन को कैरी कर सकता है। फोर्थ है फूड के ज़रिए, और फिर इंसेक्ट के ज़रिए, जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं उनके ज़रिए, और एनिमल के ज़रिए। एनिमल में एक एग्जांपल आप देख सकते हैं डॉग के ज़रिए रेबिस फैल सकता है, और ऐसी कोई भी इन्फेक्शियस बीमारियां, डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से दूसरे हेल्दी पर्सन को हो सकती हैं, उन सब डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। अब इसमें आप देख सकते हैं कुछ इंसेक्ट के एग्जांपल। कुछ इंसेक्ट होते हैं जो इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन तक उस माइक्रोब्स को पहुंचाते हैं, जैसे एनाफ्लीज और हाउस फ्लाई। एनाफ्लीज जो होता है जैसे मलेरिया और डेंगू के लिए, और हाउस फ्लीज जैसे कॉलरा के लिए। नेक्स्ट है एनिमल, किस तरह से एनिमल के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल हो सकते हैं। तो आपकी बुक में एक जो डिजीज़ का एग्जांपल दिया है वो एंथ्राक्स। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो एनिमल को भी हो सकती है और ह्यूमन को भी हो सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनिमल के फीकल मैटर से, उनके वेस्ट मटेरियल से ये सॉइल में मिल जाता है, और सॉइल के ज़रिए ये ह्यूमन तक भी आ सकता है। ह्यूमन के अगर वो एक्जोस्केलेटन यानी बाहर स्किन में टच होता है तो ईजिली वो एंटर कर सकता है। तो इस तरह से ये एंथ्राक्स जो डिजीज़ है वो ह्यूमन और एनिमल दोनों को हो सकती है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। वैसे आपकी बुक के स्कोप से बाहर है, अगर आप फिर भी पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट है, 1876 में इन्होंने इस एंथ्राक्स बैक्टीरिया की खोज की थी। नेक्स्ट ये टेबल आपकी एनसीईआरटी से ही ली गई है, जो कि इसमें ह्यूमन डिजीज़ के ये एग्जांपल दिए गए हैं, और वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ किसकी वजह से होती है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी इस बैक्टीरिया को एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से हेल्दी ह्यूमन में पहुंचाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एयर की, वाटर की, फूड की या मॉस्किटो की, और ये उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, क्या हमें हाइजीनिक कंडीशन और 2 पेशेंट्स के बीच में डिस्टेंस, और इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो ये आप पढ़ सकते हैं ये टेबल। नेक्स्ट है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर प्लांट्स। तो आपकी बुक में ये सिर्फ टेबल में 3 डिजीज ही दी गई है। फर्स्ट है सिट्रस कैंकर जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर आंवला, माल्टा, संतरा, जो सिट्रस फैमिली के प्लांट हैं उन्हीं को होती है, और इसमें आप देख सकते हैं कि आफ्टर डिजीज ये प्लांट कैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ वीट, यानी वीट में रस्ट का मतलब जंग लगना, तो ये आप देख सकते हैं फंगस की वजह से होती है।
और एयर या सीड्स, अगर आपके सीड्स पहले से ही उसके अंदर बीमारी है और वो आप वो सीड्स यूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपके प्लांट्स में वो प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी। तो ये जो रस्ट है कई तरह का होता है, अब येलो, ब्राउन और ब्लैक, ये अलग-अलग ब्लैक स्टेम, ये आप देख सकते हैं अलग-अलग कैसे दिखाई देता है डिजीज़ के टाइम। और थर्ड होता है येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी, भिंडी ओकरा, ये वायरस की वजह से होता है और इस वायरस को ट्रांसफ़र करने के लिए इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से एक हेल्दी भिंडी का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इन्फेक्टेड का देख सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। हमें फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है? हमने अब तक पढ़ा कि डे टू डे लाइफ में किस तरह से हम चारों तरफ से माइक्रोब से घिरे हुए हैं। तो इस तरह से कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमारे खाने को ख़राब कर सकते हैं, हमारे फूड को ख़राब कर सकते हैं। तो हम उनको बचाने के लिए, फूड को टॉक्सिक ना हो, हमें बीमार ना पहुँचाए, हमें उनको बचाने के लिए फूड को प्रिज़र्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें पहला आता है प्रिजर्वेशन बाय साल्ट। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो हाइपरसैलिनिटी में नहीं रह सकते, ज़्यादा नमक वाला एनवायरनमेंट है तो उसके अंदर वो अलाइव नहीं रह पाते। तो इस तरह से हम कुछ खाने हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा नमक डाल के उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पिकल, जो कि अचार हम घर में बनाते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम तक हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं जिसमें ऑयल डाल के, और विनेगर यानी सिरका, सिरके को भी हम लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो ये कुछ केमिकल हैं बाज़ार में जो आप प्रोडक्ट लेते हैं उसके अंदर ऑलरेडी सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडाज़ में भी अवेलेबल होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ जैसे मीठा पेठा, उसमें शुगर की वजह से वो काफ़ी लाइफ टाइम तक सस्टेन कर जाता है। कुछ जैम वगैरह ऐसे होते हैं, वो भी शुगर की वजह से काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन कर जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग, जैसे हम मॉल वगैरह में आजकल हम सामान देखते हैं कि वो इस तरह से पैक करके, ताकि इसमें कोई इंसेक्ट ऊपर ना बैठ पाए, और इंसेक्ट अगर बैठता भी है तो ऊपर इसकी जो पॉलीथीन है इसकी वजह से वो एंट्री नहीं कर पाता और माइक्रोब्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। और ये कोल्ड और हीट ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, इसके बारे में सभी जानते होंगे कि किस तरह से हम रेफ्रिजरेटर में सामान रख के माइक्रोब्स की ग्रोथ को हम रोक सकते हैं और अपने खाने को कंटामिनेट होने से, प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। और ये हम दूध दे सकते हैं, मिल्क या और भी चीज़ें जिन्हें हम गर्म रखते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसके अंदर के माइक्रोब्स मर जाते हैं और इस तरह से हम इनको बचा के रख सकते हैं। तो मिल्क के लिए एक पाश्चराइजेशन, एक टर्म जो आपकी बुक में दी गई है, अगर मिल्क को हम 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करें और फिर एकदम से उसको चिल यानी ठंडा करके स्टोर कर दें, तो इस तरह से हम दूध को काफ़ी लंबे टाइम तक हम उसको प्रिज़र्व कर सकते हैं। जो कि हम बाज़ार में जो दूध पॉलीथीन में या छोटी थैलियों में बिकता है, अमूल का, सपोज़ मदर डेयरी का, तो सब के सब पाश्चराइज्ड होते हैं। और ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक डिस्कवर की थी लुईस पाश्चर ने। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में देखिए, इसमें आपको 2 साइकिल नज़र आएगी, एक ये साइकिल और दूसरी साइकिल आपको यहाँ से नज़र आएगी, जो यहाँ से ऐसे होते हुए प्लांट से, एनिमल से ये आई है। तो इसमें आप देखिए एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसको फिक्स करते हैं, पहले अमोनिया की फॉर्म में, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ग्रुप होते हैं जो इस अमोनिया को NO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इस NO3 में कुछ पार्ट रूट के ज़रिए प्लांट को मिल जाता है और कुछ पार्ट फिर से एयर में चला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन होकर के। तो ये एयर में जाने के बाद फिर से ये साइकिल यहाँ पे फिर से घूम जाती है, लेकिन यहाँ से जो रूट को मिलता है, रूट से फिर ये प्लांट, और प्लांट को हम ह्यूमन या एनिमल कंज्यूम करते हैं और हमारे वेस्ट मटेरियल से अमोनिफिकेशन हो करके ये NH4 फिर NO2 बन करके फिर से उस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास आ जाते हैं। तो इसमें एक साइकिल ये बड़े वाली चलती है और एक साइकिल ये, जिसमें ये आप देख सकते हैं ह्यूमन और प्लांट इन्वॉल्व है, और एक साइकिल में एनवायरनमेंट और बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर किसी को किसी टॉपिक में डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। और इस सीरीज की
सभी वीडियो को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।